दुर्घटना ही कुठल्याही पद्धतीची असू शकते. म्हणजे प्रत्येक वेळी इमारतच पडेल किंवा पाण्याच्या आत काही होईल असंही नाही. पण काही घातक वायू समजा त्या हवेमध्ये पसरले असतील आणि त्याचा जर लोकांना त्रास होणार असेल तर ते शोधणं, लोकांना त्रास होऊ नये म्हणून पण आणि त्या परिसरातही शांतता आणि चांगलं वातावरण राहावं यासाठी प्रयत्न केले जातात. नेमकं NDRFकडं 24/7 नावाचं एक इक्विपमेंट आहे. नेमकं काय आहे, त्याचा उपयोग काय होतो प्रामुख्याने आणि ते कसं वापरलं जातं? ओके, आमच्याकडं 24/7 इंटिग्रेटेड CBRN मॉनिटरिंग सिस्टम नावाचं एक इक्विपमेंट आहे. कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये आम्हाला हे मिळालं होतं. त्यामध्ये मुख्यतः 4 प्रकारचे इक्विपमेंट्स असतात. हजार्डस गॅस अँड वेपर आयडेंटिफाइंडर, याद्वारे टॉक्सिक इंडस्ट्रियल केमिकल्स आणि केमिकल वॉरफेअर एजंट्स जे असतात त्यांना डिटेक्ट करतं. दुसरा मल्टीरे, हे व्होलॅटाईल ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस जे असतात त्यांना डिटेक्ट करतं. RDS-100 रेडिओलॉजिकल इमर्जन्सी जर असेल, अल्फा बीटा गॅमा, त्यांना डिटेक्ट करण्यासाठी याचा वापर होतो. नंतर आहे स्मार्ट बायोसेन्सर, बायोलॉजिकल वॉरफेअर एजंट्स जर असतील तर त्याचं डिटेक्शन करण्यासाठी याचा वापर होतो. याच्यासोबत एक वेदर सेन्सर पण दिलेला आहे. तर हजार्ड प्रेडिक्शन, विंड स्पीड किती आहे, विंड डायरेक्शन कोणती आहे, ह्युमिडिटी किती आहे, याचा सगळ्याचा डाटा आम्हाला जरुरी असतो. जर अशी एखादी स्थिती उद्भवली तर कुठला एरिया, किती एरियापर्यंत आपल्याला लोकांना खाली करायचा आहे, त्यासाठी याचा वापर होतो. तर हे सगळं एका ट्रॉलीमध्ये फिट आहे. याच्यासोबत एक मोटरोला सेट असतो. कुठलाही इक्विपमेंट ज्याला डाटा मिळालेला आहे, डिटेक्शन केलं तर मोटरोला सेटला डाटा सेंड करतो आणि अँटिना थ्रू ट्रान्समिट करून दुसरा जो याचा स्टेशनरी पार्ट असतो, मॉनिटरिंग पार्ट, ह्या इथं अँटिना जो आहे तो रिसीव्ह करतो आणि लॅपटॉपमध्ये आपण त्याचा पूर्ण डिटेल आपण इथं बघू शकतो. हे सगळं जे आहे हे मशीन कुठेपर्यंत आपण वापरू शकतो आणि किती अंतरावरती, म्हणजे ते बाहेर काय स्टेशन एखादी गोष्ट आहे आणि एखादी मोबाईल केलेली आहे तर ते अंतर किती असू शकतं, ते अँटिना कितीपर्यंत कॅप्चर करू शकतो? याची जे 2 जे पार्ट मी तुम्हाला सांगितले आधी, हा स्टेशनरी पार्ट आपण ऑन साईटवरती आपण याला घेऊन जाऊ शकतो आणि ऑफ साईट पण ठेवू शकतो. दोघांच्या मधलं डिस्टन्स जे आहे 500 मीटर आपण ठेवलं तरी हे काम करतं. मॅक्सिमम डिस्टन्स 500 मीटर्स. पण त्यातला जो डेटा कलेक्ट केला जातो, तो डेटा कलेक्ट केल्यानंतर काय काय निर्णय घेतले जातात अशा वेळेला आणि कुठल्या गोष्टीला प्राधान्य दिलं जातं? तुम्ही ज्या इतर गोष्टी सांगितल्या म्हणजे रेडियस किंवा बायो आणि इतर सगळ्या, त्यातली कुठली गोष्ट महत्त्वाची मानता? इमर्जन्सी कुठलीही असो, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडिओलॉजिकल आणि न्यूक्लिअर, काम करण्याची पद्धती सेम असते. स्टँडिंग ऑपरेटिंग प्रोसिजर प्रमाणे आम्ही काम करतो. त्यामध्ये डिटेक्शन हा सर्वात महत्त्वाचा पार्ट असतो. आमच्या बाकीच्या गोष्टी डिटेक्शन, त्यानंतर इव्हॅक्युएशन, डिकंटॅमिनेशन, ह्या गोष्टी सोबत चालतात. पण त्यासाठी जे मुख्य पार्ट असतो डिटेक्शन झाल्यानंतरच त्यासाठी काय उपाययोजना कराव्यात हे जरुरी असतं. म्हणून आम्ही या इक्विपमेंटद्वारे डिटेक्ट करतो आणि नंतर बाकीच्या ज्या उपाययोजना आहेत ते करतो. नैसर्गिक आपत्ती बरोबरीनच वायू गळती, किरणोत्सार अशा दुर्घटनांवर मात करण्यासाठी NDRFला सज्ज राहावं लागतं. या रेडिएशन के मामले में तो रेडिएशन कौन सा रेडिएशन है, कितना अमाउंट है, उसका एनवायरनमेंट में कितना एक्सपोजर है, ये सारी चीज़ें पता लगाने के लिए, ताकि उसके अनुसार फिर हम दूसरे प्रिकॉशन ले सकें, हमारी रेस्क्यू प्लानिंग डिसाइड कर सकें, लोगों को अलर्ट कर सकें, ये सारी चीज़ का पता लगाने के लिए ये सारे हमारे पास डिटेक्शन इक्विपमेंट हैं. ये क्या है, कैसे काम करते हैं ये बायोथ्रेट अलर्ट है, बायोलॉजिकल वारफेयर एजेंट हैं, जैसे प्लेग है, एंथ्रेक्स है और भी दूसरे प्रकार के बायोलॉजिकल वारफेयर एजेंट हैं. उनका पता लगाने के लिए इसका हम इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं. ये बहुत ही सिंपल है, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं वैसे ही जो सस्पेक्टेड थिंग्स या ऑब्जेक्ट है या मटेरियल है उसका हम एक बफर सोल्यूशन बनाएंगे और 2-4 बूंद इस पर हम डिस्पेंस करेंगे तो 2 स्ट्रिप मिलेंगे हमें यहाँ, जिससे कन्फर्मेटरी हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा कि यहाँ पर प्लेग है, वेदर एंथ्रेक्स है या दूसरा बायोलॉजिकल वारफेयर एजेंट है. ये है माइक्रो आर सर्वे मीटर. माइक्रो मतलब आप समझते मिली के बाद माइक्रो लेवल का कहीं कोई रेडिएशन, गामा रेडिएशन है एनवायरनमेंट में, गामा रेडिएशन माइक्रो लेवल का है, तब हमें ये इंडिकेट करके बताता है कि गामा रेडिएशन इतना है. जैसे जापान के केस में वहाँ 100 माइक्रो तक पहुँच गया था, तो हमारे मतलब फुकुशिमा में, हाँ फुकुशिमा में जो हुआ था वहाँ पर 100 लेवल पे पहुँच गया था. इस इक्विपमेंट को कमांडर सर ने ले गए थे और उन्होंने रीडिंग लिया था, तो 100 माइक्रो तक ये पहुँच गया था वहाँ. अभी आप यहाँ के केस में देख सकते हैं कि 5 माइक्रो तक बैकग्राउंड रेडिएशन है, मतलब कि हमारे इन्वायरमेंट में भी रेडिएशन है, जैसे कि ये मोबाइल टावर्स हैं या हमारी ज़मीन है, कॉस्मिक रेडिएशन है. मतलब
कहीं मेडिकल वगैरह में यूज़ होता है। तो सारी चीज़ों को मिला के जो रेडिएशन अभी प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम बैकग्राउंड रेडिएशन। मतलब ये होता ही है। हाँ, ये नेचुरल है, बड़ा नेचुरल है। 5 से 10 तक ये जा सकता है। तो अभी आप इस इक्विपमेंट में देख सकते हैं माइक्रो आर सर्वे मीटर में ये 5 की रीडिंग दिखा रहा है, मतलब 5 माइक्रो आर का गांव में रेडिएशन एनवायरनमेंट में होगा ही, होता है नॉर्मल। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। या गोष्टीमध्ये प्रामुख्यानं कुठे कुठे केमिकल किंवा बायोलॉजिकल किंवा रेडिओलॉजिकल कुठे कुठे अशा गोष्टी आहेत वातावरणात, त्या सगळ्या शोधण्याचं काम या ठिकाणी केलं जातं. पण ते शोधल्यानंतर अनेक गोष्टी कराव्या लागतात आणि त्याच्यासाठी प्रामुख्यानं अशा पद्धतीचे वेगळ्या पद्धतीचे कोड तयार करण्यात आलेत की जे प्रत्यक्ष त्या जागेवर जाऊन काम करावं लागतं. क्या है ये सब और कैसे यूज़ होता है सर? सर ये CBRN इमरजेंसी में ये सब यूज़ होता है. अगर कहीं पर कैजुअलिटी हो गई है, वहाँ पर कोई कैजुअलिटी है, उस कैजुअलिटी को दूर करने के लिए एक कैजुअलिटी बैग का इस्तेमाल किया जाता है. एक कैजुअलिटी बैग है. अगर कहीं पर क्लोरीन का इफेक्टेड हुआ है, क्लोरीन गैस जैसे कि मुंबई में 2010 में हुआ था, तो वहाँ पर स्पेशली क्लोरीन के लिए क्लोरीन सूट का इस्तेमाल किया जाता है. रेस्क्यूअर ये क्लोरीन सूट पहन कर जाएगा और वहाँ पर रेस्क्यू करेगा. लेकिन ये हर बार यूज़ कर सकते हैं, मतलब क्या? एक बार आपने यूज़ किया उसके बाद इसको डिकॉन करना पड़ता है सर. डिकॉन करने के बाद ये दोबारा यूज़ होता है. क्यों? क्योंकि सर जो रेस्क्यूअर है खुद इफेक्टेड ना हो. और ये सर ये डिकॉन सूट है जो रेस्क्यूअर वहाँ पे काम कर रहा है, डिकंटामिनेशन कर रहा है, तो खुद के लिए वहाँ पर कंटामिनेट ना हो, डिकॉन सूट पहनकर वहाँ काम करता है. ये सर. और ये क्या है, मतलब ये सब सिलेंडर वगैरह सब दिख रहे हैं, तो ये भी इसी में यूज़ होता है सब कुछ? जी सर, ये सब CBRN में यूज़ होता है. ये जो सिलेंडर है ये SCBA सेट है, सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग अपरेटस सेट्स. अगर वहाँ एटमॉस्फेयर में सांस लेने लायक हवा नहीं है, यहाँ पर कोई भी हम सिंपल तरह से सांस नहीं ले सकते हैं, तो इसको पहन करके रेस्क्यूअर वहाँ जाता है और वो आसानी से सांस लेता है और रेस्क्यू करता है. ये सिलेंडर क्या है, मतलब ये ऑक्सीजन का है या क्या होता है? इस सिलेंडर में सर एटमॉस्फेयर की हवा होती है और वो सांस लेने में काम आती है. मतलब बिल्कुल न्यूट्रल नेचुरल जो होती है हवा वही होती है, जिससे इसमें नेचुरल एयर होती है और वो नेचुरल एयर से ही हम लोग काम करते हैं. कितने समय तक काम कर सकता है, मतलब ये? और पानी के अंदर बाहर ऐसा कुछ है या? पानी के अंदर ये सर पानी के लिए अलग है, ये सिर्फ खुले में. अब 45 मिनट तक इस पहन कर हम रेस्क्यू कर सकते हैं. और 45 मिनट होने के बाद क्योंकि सिलेंडर ख़त्म होगा, मतलब अंदर की जी 45 मिनट होने के बाद ये हमको बीप की आवाज़ देता है कि ये ख़त्म होने वाला है. आपको वापस हमने अपने जो हमारा रिप्लेस करना है और अपने एरिया में आ जाते हैं और वहाँ पर इसको रिप्लेस कर करके पूरा सिलेंडर लाकर जाते हैं.